हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्वांटिफायर्स। दिस इज़ द थर्ड क्लास ऑफ ऑर्डरिंग एंड कंपैरिजंस। इससे पहले हम दो क्लासेस ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है, जिसका जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, राइट। अब थर्ड क्लास पे आते हैं। इसमें भी हम 3 सेट्स करेंगे, अच्छे लेवल के सेट्स हैं। सो दिस इज़ द फर्स्ट वन। कम इन्फॉर्मेशन है, छोटी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। सो क्या बोला जा रहा है यहाँ पे हमारे पास, दैट ABCDE दे आर 5 स्टूडेंट्स इन अ क्लास। A is cleverer than B but scores less marks than D. So C is cleverer than B and also scores more marks than B. E is the least clever of all the people but scores more marks than C. So बेसिकली यहाँ पे मुझे यहाँ पे देखो रैंकिंग करते हैं हम ऑर्डरिंग और सीक्वेंसेस या ऑर्डरिंग और कंपैरिजन में हम लोग जनरली रैंकिंग करते हैं। मैंने पहले भी पिछले लेक्चर्स में बोला है कि ये जो टॉपिक है ये बेसिकली आपका अरेंजमेंट्स का ही टॉपिक है, ठीक है। तो यहाँ पे हम चीज़ों को अरेंज कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ द रैंक्स। तो यहाँ पे मुझे देखो, एक तो उनके क्लेवर जो है बिहेवियर, उसके ऊपर मुझे इनको रैंक करना है। सेकंड, उनके स्कोर के ऊपर मुझे इनको रैंक करना है, जो भी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। नेक्स्ट इट सेज द ऑर्डर ऑफ द 5 स्टूडेंट्स इज 1 to 5 फ्रॉम द क्लेवरेस्ट टू द लीस्ट क्लेवर एंड फ्रॉम हाईएस्ट स्कोरर टू द लीस्ट स्कोरर। मतलब जो सबसे ज़्यादा क्लेवर होगा उसको रैंक 1 देंगे, जो लीस्ट क्लेवर होगा उसको रैंक 5 देंगे। ऐसे ही जिसका स्कोर सबसे ज़्यादा होगा उसको रैंक 1 दिया जाएगा और जिसका स्कोर सबसे कम होगा उसको रैंक 5 दिया जाएगा, राइट जी। चलिए, तो जो इन्फॉर्मेशन हमें दे रखी है, जितना दे रखा है, उसके बेसिस पे इसको बनाने की कोशिश करते हैं। देखते हैं क्या क्या यहाँ से हम इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इट्स गिवन। चलो पहले एक बार लिख लेते हैं यहाँ पे क्लेवर और स्कोर, ठीक है, दोनों चीज़ें हम लिख लेते हैं यहाँ पे। Now it's given that A is cleverer than B. तो A जो है B से ज़्यादा क्लेवर है, but scores less than D, but scores less marks than D. तो D के मार्क्स A से ज़्यादा हैं। तो जब स्कोर की बात होती है तो D के मार्क्स A से ज़्यादा हैं। C is cleverer than B and also scores more marks than B. तो C जो है वो B से ज़्यादा क्लेवर भी है और उससे ज़्यादा वो मार्क्स भी स्कोर कर रहा है। E is the least clever of all the people but scores more marks than C. तो E के मार्क्स C से ज़्यादा हैं। तो यहाँ से आप कंबाइन करोगे, यू कैन राइट, देखो C B से ज़्यादा था, अब E C से ज़्यादा है, ठीक है। स्कोर उसका E का C से ज़्यादा है, बट E इज़ द वन हु इज़ द लीस्ट क्लेवर। तो मतलब ये हो गया कि अगर आप यहाँ पे बोलोगे तो यहाँ पे बोलोगे कि जो B है वो E से ज़्यादा क्लेवर है, ठीक है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो जितनी हमें इन्फॉर्मेशन दे रखी थी उससे यही चीज़ समझ आ रही है। तो मैं क्लेवर वाले पार्ट में भी सबको कंबाइन नहीं कर पा रहा, ठीक है। A B से ज़्यादा क्लेवर है, B E से, C B से ज़्यादा क्लेवर है, B E से, लेकिन D कहाँ फिट होगा ये नहीं पता। मोरओवर A और C में क्या रिलेशन है ये नहीं पता, ठीक है। तो D कहाँ फिट होगा ये नहीं पता, A और C में क्या रिलेशन है वो भी नहीं पता। सेम गोज विद द स्कोर्स आल्सो। E का स्कोर C से बड़ा है, C का B से बड़ा है, ठीक है। अब D और D का A से ज़्यादा है। तो 5 लोग यहाँ कवर तो कर दिए हमने, लेकिन ये नहीं पता कि D का स्कोर विद रिस्पेक्ट टू E क्या चल रहा है, विद रिस्पेक्ट टू C क्या चल रहा है, विद रिस्पेक्ट टू B क्या चल रहा है, ठीक है। तो ये हम इसके बाद इसको मतलब इनको भी कंबाइन यहाँ पे नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब चेक करते हैं कि क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमें। अगर आप क्वेश्चन को देखोगे यू विल फाइंड के पहले 3 क्वेश्चन जो हैं वो इफ़ वर्ड से स्टार्ट हो रहे हैं। इफ़ दिस हैपन्स देन व्हाट विल बी द आउटकम, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर क्वेश्चंस आपके इफ़ से स्टार्ट होते हैं मतलब आप कंप्लीट अरेंजमेंट नहीं बना पाओगे, ठीक है ना। तो वही चीज़ हमारे पास यहाँ पे बन भी रही है, हम कंप्लीटली इसको अरेंज नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पे। ना पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ D इज़ द क्लेवरेस्ट देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द ऑर्डर ऑफ द 5 स्टूडेंट्स स्टार्टिंग फ्रॉम द क्लेवरेस्ट टू द लीस्ट क्लेवर। अब D सबसे ज़्यादा क्लेवर है, तो अगर D सबसे ज़्यादा क्लेवर है तो देखो या तो ये केस बनेगा या फिर ये वाला केस बनेगा। इतना पता है A B से ज़्यादा क्लेवर है B E से, या C B से ज़्यादा क्लेवर है B E से। अब A और C का नहीं पता आपस में क्या रिलेशन है, ठीक है ना। D इज़ द मोस्ट क्लेवर पर्सन। अब इसके बाद क्या हो सकता है A C से ज़्यादा क्लेवर हो, ठीक है। तो D A से ज़्यादा क्लेवर है और A C से ज़्यादा क्लेवर है। हो सकता है A जो है C से ज़्यादा क्लेवर हो। सो A इज़ क्लेवर देन C, C इज़ फर्दर क्लेवर देन B एंड B इज़ क्लेवर देन E। एक तो पॉसिबिलिटी ये एग्जिस्ट करती है। सेकंड ये भी हो सकता है कि D इज़ द क्लेवरेस्ट पर्सन और D C से ज़्यादा क्लेवर है और C फर्दर A से ज़्यादा क्लेवर है। ये भी हो सकता है बिकॉज A और C में रिलेशन नहीं पता हमें, ठीक है। हमें A B E और C B E का रिलेशन तो पता है। D सबसे ज़्यादा क्लेवर है
वो भी एडजस्ट हो जाएगा। ए और सी का रिलेशन आपस में नहीं पता, सो डी सी से ज़्यादा क्लेवर हो सकता है, सी ए से हो सकता है, ए बी से और बी ई से। सो दीज टू कैन बी द पॉसिबिलिटीज, ठीक है, जो क्लेवरेस्ट टू द लीस्ट क्लेवर आप जा सकते हो। लेट्स सी कौन सा यहाँ पे ऑप्शन में दे रखा है, और क्वेश्चन का देखोगे, क्वेश्चन में उसने ये बोला है विच द फॉलोइंग कैन बी। कैन बी का मतलब है दैट इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपके पास सिर्फ एक ही अरेंजमेंट बन रहा हो, ठीक है, जैसे यहाँ दो बन रहे हैं, कैन बी इसलिए लिखा जा रहा है। अगर एक ही अरेंजमेंट बनता है यहाँ पे तो कैन बी वर्ड नहीं होता। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है डी सी बी तो चलेगा ही नहीं, डी सी के बाद ए ही आएगा, डी बी ये भी नहीं चलेगा। थर्ड ऑप्शन कह रहा है डी सी ए बी ई, तो थर्ड ऑप्शन में ये सेकंड वाला केस हमारा बन रहा है, ठीक है, सो थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। डी ए बी सी ई नहीं चल रहा है, डी ए के बाद अगर डी के बाद ए रखना है फिर बी रखना पड़ेगा, सी रखना पड़ेगा, उसके बाद बी नहीं रख सकते आप। सो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर, राइट जी। तो पहले क्वेश्चन के लिए ये हमारे पास अरेंजमेंट बन रहा था, अब इसको इरेज कर लो। सेकंड पे आते हैं। नाउ सेकंड सेज इफ बी इज क्लेवर देन डी, हु इज द क्लेवरेस्ट ऑफ ऑल। अब बी जो है वो डी से क्लेवर है, तो इसका मतलब ये हो गया बी जो है वो डी से क्लेवर है, ठीक है, और डी फर्दर ई से क्लेवर होगा, वो तो है ही है, ठीक है ना, बिकॉज ई इज द लीस्ट क्लेवर पर्सन। अब दिक्कत ये ए और सी का नहीं पता, ए भी बी से क्लेवर है, सी भी बी से क्लेवर है, तो अगर कंबाइन करोगे तो या तो ए ग्रेटर देन सी बनेगा, या फिर वापस से आप कह सकते हो कि अगर ए बी से क्लेवर है, सी भी बी से क्लेवर है। अब ए और सी में कौन क्लेवर है ये नहीं पता, अगर ए सी से होगा तो ये केस बन गया, अगर सी ए से होगा तो ये केस बन गया। अब क्वेश्चन कह रहा है हु इज द क्लेवरेस्ट, सो या तो ए होगा या फिर वो सी होगा, दोनों में से कोई भी हो सकता है। सो ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। द थर्ड वन, इफ सी स्टैंड सेकेंड इन टर्म्स ऑफ मार्क्स स्कोर्ड, हु गेट्स द थर्ड पोजिशन। देखो मार्क्स में मुझे इतना पता है कि मैंने पांचों लोगों को लगा तो दिया यहाँ पे। नो सी इज द सेकेंड पर्सन, अगर सी सेकंड है इसका मतलब ई सबसे ज़्यादा मार्क्स लेके आ रहा है, बिकॉज ई के मार्क्स सी से ज़्यादा हैं, ठीक है। सेकंड नंबर पे आपने सी रख दिया, सो दिस इज द फर्स्ट पर्सन, ये सेकंड हो गया। अब थर्ड पे कौन है आई डोंट नो, मैं नहीं निकाल सकता। हो सकता है कि सी बी से बड़ा हो, ठीक है, बी डी से बड़ा हो, डी ए से बड़ा हो, पॉसिबल है। लेकिन ये भी हो सकता है ई सबसे ज़्यादा है मार्क्स लेके आ रहा है, फिर सी की बात हो रही है, सी के बाद हो सकता है सी बी से बड़ा है, बट ये भी हो सकता है सी डी से बड़ा हो, सी डी से बड़ा हो, डी आगे ए से बड़ा हो, ए आगे बी से बड़ा हो, ये भी पॉसिबल है। या ये भी इंटरचेंज हो सकते हैं कि ई सी से ज़्यादा स्कोर लेके आ रहा है, सी डी से आ रहा है, डी आगे बी से आ रहा है और बी आगे ए से आ रहा है, क्योंकि हमें ए बी डी का रिलेशन तो पता ही नहीं है। सो इन एनी केस थर्ड पूछा जा रहा है, सो थर्ड कुड बी बी और डी, थर्ड सिर्फ बी या डी हो सकता है। सो या तो ऑप्शन था सेकंड क्वेश्चन की तरफ बी और डी, तो मार्क कर देते, अभी हम नहीं कह सकते, सो वी विल गो विद द फोर्थ ऑप्शन, दैट इज कैन नॉट बी डिटर्मिन्ड। नाउ फोर्थ वन, which of the following students is cleverer than and also scores more marks than two other people। तो बेसिकली क्वेश्चन ही कह रहा है कि कौन सा स्टूडेंट है जो दो लोगों से ज़्यादा क्लेवर है एज वेल एज उसके दो लोगों से ज़्यादा मार्क्स भी हैं, मतलब दैट पर्सन शुड बी इन द थर्ड पोजीशन। वो क्लेवर वाले में भी थर्ड पे होना चाहिए और वो मार्क्स वाले स्कोर वाले में भी थर्ड पोजीशन पे होना चाहिए, वो हम निकाल ही नहीं सकते, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे देख लो आप, इसी में अगर मैं स्कोर वाले को देखूँ, बी भी हो सकता है, वो डी भी हो सकता है। सो बी कुड बी द पर्सन हु हैज़ मोर स्कोर देन टू पीपल और डी कुड बी दैट पर्सन आल्सो। तो अगेन इसका आंसर आप कैन नॉट बी डिटर्मिन्ड ही मार्क करोगे। सो दोनों ही क्वेश्चंस थर्ड और फोर्थ का आंसर सी बी डी ऑप्शन डी कैन नॉट बी डिटर्मिन्ड बनेगा, ठीक है जी। सो आई होप ये सेट समझ आया होगा आपको। तो इसमें हमें सिंपल जितनी इन्फॉर्मेशन दे रखी थी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमने इनको रैंक किया, जो भी रैंक हम कर सकते थे करके, फिर हम क्वेश्चंस के ऊपर आ रहे हैं, वन बाय वन क्वेश्चंस को पढ़ रहे हैं, जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हमने यहाँ पे केसेस बना के देख लिए। चलिए अब नेक्स्ट सेट पे आते हैं। सो यहाँ बोला जा रहा है 4 स्टूडेंट्स परनीत, राजेश, श्रवण एंड तरुण गॉट द टॉप 4 रैंक्स इन क्वांट, रीजनिंग एंड वर्बल, ठीक है जी। फॉर ईच स्टूडेंट द रैंक्स इन नो टू सब्जेक्ट्स इज सेम, इन ईच सब्जेक्ट नो टू स्टूडेंट गॉट द सेम रैंक। अब ये दोनों पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, तो ये ध्यान रखना है इस चीज़ का। तो यहाँ पे बेसिकली ये क्या बोल रहा है कि किसी भी स्टूडेंट का 2 सब्जेक्ट्स में सेम रैंक नहीं है। मतलब अगर मैं यहाँ पे सब्जेक्ट लिख लूँ, क्वांट लिख लेता हूँ, मैं वर्बल लिख लेता हूँ, यहाँ पे रीजनिंग लिख लेता हूँ, ठीक है। तो मान लीजिए पहला पर्सन परनीत है, तो परनीत का रैंक किसी भी 2 सब्जेक्ट्स में सेम नहीं होगा। फॉर ईच स्टूडेंट द रैंक्स इन नो टू सब्जेक्ट्स इज सेम। मतलब अगर यहाँ पे मान लीजिए इसका फर्स्ट रैंक है,
देन परनीत विल नॉट गेट द सेम फर्स्ट रैंक इन इधर वर्बल और रीजनिंग सेक्शन, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पे इसका सेकंड रैंक है तो ये दोबारा सेकंड रैंक इसका किसी में भी नहीं आएगा। आल्सो इन ईच सब्जेक्ट, अगर आप सब्जेक्ट वाइज भी बात करें, परनीत, राजेश, श्रवण और तरुण है, अगर मैं यहाँ पे अब सब्जेक्ट वाइज भी बात करूंगा तो यहाँ पे बोला गया है दैट इन ईच सब्जेक्ट नो टू पीपल, नो टू स्टूडेंट गॉट द सेम रैंक, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसका रैंक 1 है, मान लीजिए क्वांट में परनीत का रैंक 1 है तो किसी और बच्चे का रैंक 1 नहीं होगा, सबके रैंक यहाँ पे डिस्टिंक्ट होंगे, 1 2 3 4 है, लेट्स से सबके रैंक डिस्टिंक्ट है, ठीक है जी। अब क्या क्या दे रखा है यहाँ पे, द सम ऑफ रैंक्स ऑफ नो टू स्टूडेंट्स इज सेम, सम ऑफ रैंक्स। तो देखो जब ये चीज़ें दी जाती है ना तो इनको ध्यान में रखना पड़ता है आपको। अगर उसने बोल दिया सम ऑफ रैंक्स ऑफ नो टू पीपल इज सेम, इसका मतलब मैं अगर पी के रैंक्स का सम करूंगा, पी के जो भी रैंक आएंगे उनका जो सम आएगा, लेट्स से वो ए आ रहा है, आर के रैंक का जो भी सम आ रहा है, लेट्स से वो बी आ रहा है, एस का सी आ रहा है और टी का डी आ रहा है। सो ऑल दीज वैल्यूज ए बी सी डी दे आर डिस्टिंक्ट वैल्यूज, ठीक है। तो इसका मतलब ये है यार कि अगर ये चीज़ दे रखी है ना तो ये काम भी आएगी। तो काम आने का मतलब ये हो गया कि इसका मतलब ये है कि सम ऑफ जो रैंक्स हैं मुझे वो निकालने पड़ेंगे, ठीक है, वो तो निकलेंगे। अब एक चीज़ समझो यहाँ पे आप, सम ऑफ रैंक्स अगर सब डिस्टिंक्ट हैं तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। किसी का रैंक 1 होगा, किसी का रैंक 2 होगा, किसी का रैंक 3 होगा, किसी का रैंक 4 होगा, ठीक है। जो मिनिमम रैंक किसी का बन सकता है, मिनिमम रैंक वो कैसे बन सकता है, नॉट रैंक, सम ऑफ रैंक, मिनिमम सम ऑफ रैंक्स, ठीक है, कैसे बन सकता है। अगर मुझे रैंक का सम करना है, मिनिमम तभी बनेगा अगर किसी का एक में 1 रैंक हो, एक में 2 हो और एक में 3 हो, तो जो मिनिमम बनेगा वो 6 बनेगा। तो अगर मैं सम ऑफ रैंक निकालने जाऊंगा तो मिनिमम सम ऑफ रैंक जो बनेगा वो 6 बनेगा, ठीक है। और ऐसे ही अगर आप मैक्सिमम निकालने जाओ कि मैक्सिमम कितना रैंक सम कितना बन सकता है रैंक का, मैक्सिमम कितना होगा, अब रैंक तो 4 ही अवेलेबल है हमारे पास, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो मैक्सिमम रैंक कैसे होगा जब 3 बड़े नंबर आप चूज करोगे, मतलब सेकंड रैंक प्लस थर्ड रैंक प्लस फोर्थ रैंक, तो 2 + 3 + 4 9, सो 9 इज द मैक्सिमम सम ऑफ रैंक्स, 6 इज द मिनिमम सम ऑफ रैंक्स, ठीक है। तो सबसे कम जो सम बन सकता है वो 6 बन सकता है रैंक्स का, सबसे ज़्यादा जो सम बन सकता है वो 9 बन सकता है, ठीक है जी। और सबके क्योंकि सम डिफरेंट हैं तो मान लीजिए एक का 6 है, एक का 9 है, मिनिमम 6 है, मैक्सिमम लेट से 9 है, तो 2 ही वैल्यूज पॉसिबल हो सकती हैं, मिनिमम 6 है, मैक्सिमम 9 है, तो बीच में 7 8 ही आएगा। सो इसका मतलब सम ऑफ रैंक्स जो हमारे पास अवेलेबल हैं, जो सम ऑफ रैंक्स हैं, जो पहले पॉइंट में जिसकी बात हो रही है, जो डिस्टिंक्ट है सबके लिए, सम ऑफ रैंक्स या तो 6 बनेगा या 7 बनेगा या 8 बनेगा या फिर वो 9 बनेगा। इसको आप नोट कर लीजिए, मेरे ख्याल से ये पॉइंट आपको समझ आया होगा। चलिए जी, आगे क्या दे रखा है, राजेश गॉट द फर्स्ट रैंक इन क्वांट, परनीत गॉट द थर्ड रैंक इन रीजनिंग एंड तरुण गॉट द फोर्थ रैंक इन वर्बल। सम ऑफ रैंक्स ऑफ श्रवण इज द हाईएस्ट, तो श्रवण इज द वन हु इज गेटिंग सम एज 9, जो 9 सम है वो श्रवण का आ रहा है हमारे पास। द रैंक ऑफ राजेश इन रीजनिंग इज नॉट सेम एज द रैंक ऑफ श्रवण इन वर्बल। तो देखो अब इसके बाद मुझे यहाँ पे एक टेबल बनाना चाहिए, आइडियली एक टेबल बनाना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद ही हम इसको आगे सॉल्व कर पाएंगे। तो बट इतना याद रखो कि जो सम है 6 7 8 9 ही हो सकते हैं यहाँ पे। चलिए एक टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं यहाँ पे, कुछ इस तरह का है। अब इसमें मुझे पता है जो सम है रैंक्स का, जो सम है रैंक्स का, तो सम कुड बी 6 7 8 और 9। अब उसमें भी बोला है सम ऑफ रैंक्स ऑफ श्रवण इज हाईएस्ट, तो श्रवण का जो रैंक है वो हाईएस्ट है, दैट इज 9। उसका जो सम ऑफ रैंक वो हाईएस्ट है, 9 है, ठीक है। सम ऑफ रैंक ऑफ 2 स्टूडेंट्स इज नॉट सेम, तभी ये 3 4 बन रहे हैं, 6 7 8 9। नाउ कम टू पॉइंट नंबर 2। तो हमने क्वांट, रीजनिंग, वर्बल लगा दिया, टोटल लगा दिया और साथ में बच्चों के नाम लिख दिए। सो सेकंड पॉइंट कह रहा है राजेश गॉट द फर्स्ट रैंक इन क्वांट, तो क्वांट में राजेश का फर्स्ट रैंक है। परनीत गॉट द थर्ड रैंक इन रीजनिंग, परनीत का थर्ड रैंक है रीजनिंग में। एंड तरुण गॉट द फोर्थ रैंक इन वर्बल, तरुण का वर्बल में फोर्थ रैंक है। बस इतना पता है, ठीक है। सम ऑफ रैंक्स ऑफ श्रवण इज हाईएस्ट वो लिख दिया हमने। रैंक ऑफ राजेश इन रीजनिंग इज नॉट सेम एज रैंक ऑफ श्रवण इन वर्बल, मतलब राजेश का ये रैंक और श्रवण का ये रैंक, ये दोनों रैंक सेम नहीं है। सो दीज 2 रैंक्स आर नॉट सेम, ठीक है। राजेश का रैंक रीजनिंग का और श्रवण का रैंक वर्बल का, दे आर नॉट द सेम,
चलिए इसको हम ध्यान में रखेंगे। अब क्या करें यार, यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दे रखी थी वो हमने सारी पढ़ ली, वो हमने पढ़ के इतना बना दिया, इससे ज़्यादा नहीं बन पा रहा एज पर द इन्फॉर्मेशन। इसके बाद हमें सोचना पड़ेगा। अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हु गॉट अ थर्ड रैंक इन क्वांट। क्वांट में थर्ड रैंक किसका है, इसका मतलब मुझे क्वांट के सबके रैंक फिल करने पड़ेंगे, तभी आप क्वांट में थर्ड रैंक निकाल सकते हो। व्हाट इज द सम ऑफ रैंक्स ऑफ परनीत। परनीत के रैंक्स का सम कितना है। परनीत के रैंक्स का सम तभी निकल सकता है अगर आप उसको उसके तीनों सेक्शन में उसका रैंक आपको पता हो। इसका मतलब ये क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग अगर हम जाएं तो मुझे ये पूरा का पूरा मैट्रिक्स फिल करना पड़ेगा, जहाँ पे मुझे चारों बच्चों के तीनों सब्जेक्ट्स में जो रैंक आ रहे हैं वो रैंक हमें यहाँ पे मार्क करने पड़ेंगे। बट इन्फॉर्मेशन कुछ और दी नहीं रखी, सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, इसी के बेसिस पे हमें अब काम करना है। ऑलराइट, अब एक चीज़ समझो, जो ये 9 रैंक श्रवण का बन रहा है, सॉरी नॉट 9 रैंक, सम ऑफ रैंक्स, जो सम ऑफ रैंक श्रवण का 9 बन रहा है, ये 9 ऑब्वियसली बात है, अभी हमने डिस्कस किया था, ये 2, 3, 4 से बनेगा। इसका मतलब ये श्रवण को किसी भी सेक्शन के अंदर फर्स्ट रैंक नहीं मिला। श्रवण डिड नॉट गेट फर्स्ट रैंक इन एनी सेक्शन, ठीक है, किसी भी सेक्शन में उसको फर्स्ट रैंक नहीं मिल रहा क्वांट में। और इतना भी पता है कि एक सेक्शन के अंदर, एक सब्जेक्ट के अंदर 2 बच्चों का सेम रैंक नहीं हो सकता, ठीक है, ये भी क्लियरली मेंशन है। नो 2 स्टूडेंट गॉट द सेम रैंक, ठीक है, इन ईच सब्जेक्ट नो 2 स्टूडेंट्स गॉट द सेम रैंक। अब क्वांट में तो फर्स्ट रैंक आ गया राजेश का। लेट्स सी रीजनिंग में कौन फर्स्ट ला सकता है, ठीक है। आल्सो ध्यान में रखना है, फॉर ईच स्टूडेंट द रैंक इन नो 2 सब्जेक्ट्स इज सेम। किसी भी बच्चे के लिए 2 सब्जेक्ट्स में रैंक सेम नहीं हो सकता। तो रीजनिंग में किसका रैंक फर्स्ट हो सकता है, राजेश का नहीं होगा, क्योंकि राजेश ऑलरेडी क्वांट में फर्स्ट रैंक लेके आ चुका है। 2 सब्जेक्ट्स में सेम बच्चे का रैंक सेम नहीं हो सकता, ठीक है जी। तो राजेश कैनॉट बी द फर्स्ट इन द रीजनिंग सेक्शन। श्रवण के रैंक से 2, 3, 4 हैं, तो श्रवण भी फर्स्ट रैंक नहीं लेके आ सकता, विच मीन्स तरुण इज द वन हु इज गेटिंग द फर्स्ट रैंक इन द रीजनिंग सेक्शन। तो रीजनिंग में फर्स्ट रैंक आपका तरुण का बनेगा, ठीक है जी। ऑन द सेम लाइंस आप चेक कर सकते हो कि वर्बल में फर्स्ट रैंक कौन लेके आ रहा है ना। वर्बल में फर्स्ट रैंक तरुण का तो है नहीं, उसका 4th है। श्रवण के पास फर्स्ट रैंक है ही नहीं, उसका 2, 3, 4 ही हो सकता है, ये नहीं लेके आ सकता। राजेश का फर्स्ट ऑलरेडी आ चुका है, ये नहीं लेके आ सकता। सो सिर्फ परनीत ही है जो यहाँ पे फर्स्ट रैंक लेके आ सकता है, ठीक है जी। चलिए बहुत कुछ टेबल में फिल हो गया। अब देखो रीजनिंग में हमारे पास देखा जाए तो 2 बॉक्सेस खाली रह गए। अब यहाँ पे 2, 4 आएगा या फिर यहाँ 4 और 2 आएगा, है ना। 1 और 3 रैंक तो आ चुके हैं, सिर्फ 2 और 4 आपको फिल करना रह गया है। तो या तो यहाँ पे 2, 4 आएगा या 4, 2 आएगा, ठीक है जी। चलिए देखते हैं। मान लीजिए कि आपने यहाँ पे 2 रख दिया। लेट्स से यहाँ पे काम करते हैं, यहाँ पे मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, रीज़न बीइंग कि अगर मान लो गलत कर रहे होंगे तो पता होगा कौन कौन से बॉक्सेस हमें इरेज करने हैं। और मुझे पता है रीजनिंग में 2 ही रैंक लगने हैं, या 2 या 4। मान लो कि आपने यहाँ पे 2 लगा दिया, लेट्स से यहाँ पे 2 रैंक आ गया, राजेश का रैंक यहाँ पे 2 है, तो श्रवण का रैंक यहाँ 4 हो जाएगा, तो 4 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब देखो वर्बल में 4th रैंक तरुण लेके आ रहा है, रीजनिंग में 4th रैंक श्रवण लेके आ रहा है। वर्बल में 4th रैंक तरुण लेके आ रहा है, रीजनिंग में 4th रैंक श्रवण लेके आ रहा है। क्वांट में कौन लेके आएगा, तरुण नहीं ला सकता बिकॉज वो यहाँ लेके आ रहा है, श्रवण नहीं लेके आ रहा क्योंकि यहाँ लेके आ सकता, यहाँ लेके आ रहा है, राजेश का फर्स्ट है, सो परनीत ही होगा जिसका रैंक यहाँ पे 4 होगा। तो परनीत का टोटल बन गया आपके पास 8, विच मीन्स कि 6 टोटल किसका बनेगा। देखो 6 कैसे बनता है, 6 बनेगा 1 + 2 + 3 से, 1 + 2 + 3। तो 1 + 2 + 3 यही आएगा, जिसका 6 होगा उसके पास 4 नहीं आएगा रैंक, उसके पास 4 रैंक नहीं बन सकता। सम ऑफ रैंक 6 बनाने के लिए 1, 2, 3 का यूज होगा, तो जिसके पास 4 आ रहा है उसका तो सम ऑफ रैंक 6 नहीं बन सकता। सो राजेश ही है जिसका सम ऑफ रैंक 6 बन जाएगा, तो ये 3 हो गया, यहाँ 6 आ गया। अगर वर्बल का कॉलम आप चेक करोगे तो वर्बल में यहाँ पे 2 रैंक आ जाएगा, श्रवण का रैंक 2 आ गया। नाउ यू कैन सी के 4th पॉइंट अब यहाँ पे वायलेट हो रहा है, 4th कंडीशन वायलेट हो रही है। यहाँ पे देखो रैंक ऑफ राजेश इन रीजनिंग इज नॉट सेम एज द रैंक ऑफ श्रवण इन वर्बल, बट यहाँ तो बन रहा है राजेश का जो रैंक रीजनिंग में है वही रैंक वर्बल में श्रवण का बन रहा है आपके पास,
जो रैंक रीजनिंग में राजेश का है वही वर्बल में श्रवण का है, ठीक है ना। तो ये चीज़ अब पॉसिबल नहीं है, ये चीज़ नहीं बन सकती। इसका मतलब जो अज्यूम करके चल रहे थे हम लोग वो गलत है। 2 कैनॉट बी हेयर, राजेश का रैंक 2 यहाँ पे नहीं हो सकता। तो इसको हम इरेज कर लेते हैं, जो जितना भी ये वाला कलर था इसको हम इरेज कर लेंगे अब। सो यहाँ फर्स्ट था, यहाँ 1 था, ठीक है। राजेश का क्वांट में फर्स्ट था, तो यहाँ 2 नहीं आ सकता, विच मीन्स यहाँ 4 आएगा। तो यहाँ 4 आ गया तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 2 था, 4 नहीं आ पाया, 4 और 2। तो श्रवण के हमने 2, 3, 4 में से 2 तो लगा दिया। अब देखो श्रवण का 2 आपने एडजस्ट कर दिया, श्रवण का एडजस्ट करना रहेगा 3 और 4। ऑब्वियसली बात है श्रवण का वर्बल में 4 नहीं हो सकता, क्योंकि 4 ऑलरेडी तरुण का है वहाँ पे। वर्बल में 4 इसका नहीं हो सकता है, तो इसका 4 यहाँ आएगा और इसका 3 यहाँ आएगा, ठीक है जी। वर्बल में सिर्फ एक ही रैंक एडजस्ट करने वाला रह गया, वो है 2, तो 2 आपने यहाँ लगा दिया। तो राजेश का टोटल बन गया 7, ठीक है। अगेन क्योंकि 6 आपका 1, 2, 3 से बनता है, उसके लिए 4 नहीं चाहिए हो सकता, तो 4 वाले का जो तरुण है इसका रैंक, इसका सम ऑफ रैंक 6 नहीं हो सकता, ठीक है ना। 6 सिर्फ 1, 2, 3 से बनेगा, तो वो प्रनीत का बनेगा। तो यहाँ 2 आएगा और यहाँ पे 6 हो जाएगा। तो 6, 7, 8, यहाँ 8 बनना चाहिए, तो यहाँ पे एक 3 ही बचता है आपके पास 2, 1, 4, 3 के बाद, ठीक है जी। सो ये हमारा कंप्लीट मैट्रिक्स आ गया। तो हमने यहाँ पे जितना इन्फॉर्मेशन दिया था उसको यूज़ करके फिर कोशिश की देखने की कि फर्स्ट रैंक हर सेक्शन में किसका आ सकता है, सेकंड रैंक किसका आ सकता है, फोर्थ रैंक किसका आ सकता है, और यहाँ हमने केसेस बना के देखे, राइट। और उसके बेसिस पे आप ये सेट सॉल्व कर पा रहे हो। कम टू द क्वेश्चंस। अब देखो एक बार अब ये बन गया तो क्वेश्चंस तो फिर अब इतने मुश्किल नहीं है मार्क करना यहाँ पे। सो फर्स्ट इज हु गॉट द 3rd रैंक इन क्वांट। क्वांट में 3rd रैंक आपका तरुण का चल रहा है, ठीक है। क्वांट में देखिए 3rd रैंक तरुण का आ रहा है। व्हाट इज द सम ऑफ रैंक्स ऑफ परनीत। परनीत के रैंक्स का टोटल 6 बनता है, ऑप्शन 3 हो जाएगा। हु गॉट द 2nd इन वर्बल। 2nd इन वर्बल इज राजेश। वर्बल का सेकंड, वर्बल में राजेश का 2nd रैंक है, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। एंड सम ऑफ रैंक्स ऑफ राजेश, राजेश के रैंक्स का सम 7 हो जाएगा, ऑप्शन बी बनेगा आपके पास, ठीक है जी। चलिए आई होप सबको समझ आया होगा ये सेट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। अब यहाँ बोला जा रहा है 6 पर्सन्स अनिल, सुनील, बंटी, चंटी, तरुण एंड वरुण आर ऑफ डिफरेंट हाइट्स एंड वेट्स. They are given ranks according to the descending order of their heights and weights such that the heaviest person is the first ranker, lightest is the 6th ranker in the weight category, as well as the tallest one is the first and the shortest person is the 6th ranker in the height category. जिसका weight सबसे ज़्यादा है उसका रैंक 1 है, जिसका सेकंड नंबर पे वेट है उसका रैंक 2 है, जिसका सबसे कम वेट है उसका रैंक 6 है. ऐसे हाइट में जिसकी हाइट सबसे ज़्यादा है, हु इज़ द टॉलेस्ट, उसका रैंक 1 है, जिसकी हाइट सबसे कम है उसका रैंक हमारे पास 6 आ रहा है, ठीक है जी. अब इसके बेसिस पे मुझे ये पॉइंट जो दे रखे हैं मुझे इनको अरेंज करना है. अगर आप क्वेश्चन देखो यहाँ पे, अगेन क्वेश्चन ज़रूर देखना होता है, क्वेश्चन देख के समझ आता है कि हमें किस तरह का टेबल या किस तरह का अरेंजमेंट करना है. तो ये कह रहा है हु गॉट द 3rd रैंक इन वेट, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ चंटी इन वेट, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ बंटी इन हाइट. तो इसका मतलब ये है यार कि मुझे इन लोगों को हाइट और वेट के अकॉर्डिंग, इनके हाइट और वेट के अकॉर्डिंग मुझे इनको रैंक करना पड़ेगा. हाइट में कौन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ है, वेट में कौन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ है, ठीक है जी. चलिए उसका टेबल बनाते हैं. तो कुछ इस तरह का टेबल बनेगा जिसमें मैंने यहाँ पे रैंक बना दिए, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और अकॉर्डिंगली हाइट में कौन पर्सन आएगा और वेट में कौन पर्सन आएगा. अब एक काम करेंगे, यहाँ पे अनिल, सुनील, बंटी, चंटी, तरुण और वरुण सबके जो नाम के इनिशियल्स हैं, इनिशियल लेटर है, सबका डिफरेंट है. तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग द होल नेम आई विल यूज़ द इनिशियल लेटर्स ओनली. जैसे अनिल के लिए ए यूज़ कर लिया, सुनील के लिए एस यूज़ कर लिया, ठीक है, सो दैट थोड़ा स्पेस का भी कांस्टेंट रहेगा, तो वो भी हमारा यूटिलाइज हो जाएगा. लेट्स सी क्या आता है यहाँ पे. पहला पॉइंट क्या कह रहा है, द रैंक ऑफ बंटी इन ईच ऑफ द कैटेगरीज इज सेम एज द रैंक ऑफ तरुण इन द अदर कैटेगरी. अब इसका क्या मतलब है कि किसी भी कैटेगरी में, हाइट और वेट में से किसी भी कैटेगरी में बंटी का रैंक वही है जो तरुण का दूसरी कैटेगरी में है. इसका मतलब सिंपल ये है कि बंटी और तरुण का रैंक दोनों कैटेगरीज में सेम होगा. मतलब अगर तरुण का वेट में मान लीजिए 3rd रैंक है, ठीक है, तो बंटी का हाइट में 3rd होगा, सेम रैंक. बंटी का हाइट में 3rd रैंक होगा, सेम रैंक आएगा, ठीक है. ऐसे अगर मान लीजिए तरुण का यहाँ पे 4th रैंक आ रहा है मान लो, तो बंटी का रैंक भी यहाँ पे 4th होगा. हाइट में अगर तरुण 4th है तो वेट में फिर बंटी 4th होगा. तो कहने का मतलब ये है, इस पॉइंट का सिंपल मतलब ये है
कि दोनों ही कैटेगरीज में बंटी का और तरुण का रैंक सेम होगा। जिस कैटेगरी में बंटी का रैंक थर्ड है उसमें ही, या ऐसे बोलूं कि जिस कैटेगरी में जो बंटी का रैंक है दूसरी कैटेगरी में वही तरुण का रैंक है। ठीक है जी। चलिए, वरुण इज अ हैवियर एज वेल एज टॉलर देन बोथ सुनील एंड चंटी। चलो, अब ये बात हो रही है हैवियर है तो वेट की बात हो रही है, तो यहाँ बोला जा रहा है वरुण इज हैवियर देन सुनील, वरुण इज हैवियर देन चंटी एज वेल एज टॉलर। वरुण इज हैवियर एज वेल एज टॉलर, तो टॉलर की भी बात हो रही है, हाइट की बात हो रही है। तो हाइट में भी ऐसे ही है, वरुण की हाइट शंटी से ज़्यादा है, सॉरी कौन है एस वाला, कौन है, सुनील। वरुण की हाइट सुनील से ज़्यादा है और वरुण की हाइट चंटी से भी ज़्यादा है। सो वरुण इज हैवियर एज वेल एज टॉलर देन बोथ सुनील एंड चंटी। तो ये सेकंड पॉइंट हमने पढ़ लिया। नो पर्सन गॉट द सेम रैंक इन बोथ द कैटेगरीज। तो किसी भी कैटेगरी में किसी भी पर्सन का सेम रैंक नहीं है। मतलब अगर मान लीजिए चंटी का रैंक यहाँ पे आ रहा थर्ड, तो दोबारा थर्ड नहीं आएगा उसका। ठीक है, तो किसी भी पर्सन का सेम रैंक दोनों कैटेगरीज में नहीं है। अनिल इज द फिफ्थ शॉर्टेस्ट एंड चंटी इज द फोर्थ हैवीएस्ट। फिफ्थ शॉर्टेस्ट का मतलब ये हो गया, ये है शॉर्टेस्ट पर्सन, दिस पर्सन इज द शॉर्टेस्ट वन, जिसकी हाइट सबसे कम है। सो दिस इज द फर्स्ट शॉर्टेस्ट, सेकंड शॉर्टेस्ट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो अनिल इज द फिफ्थ शॉर्टेस्ट का मतलब है हाइट वाइज अगर हम बात करेंगे तो अनिल आपका जो है वो सेकंड नंबर पे आएगा। ठीक है जी। और चंटी इज द फोर्थ हैवीएस्ट, दिस इज द हैवीएस्ट पर्सन, सेकंड हैवीएस्ट, थर्ड हैवीएस्ट, तो चंटी इज द फोर्थ हैवीएस्ट। अब यार यहां से एक चीज समझ आ रही है, क्योंकि बंटी और तरुण के रैंक्स सेम है ना। जो रैंक किसी कैटेगरी में बंटी का है, सेम रैंक दूसरी कैटेगरी में तरुण का है। तो आप यहां से कह सकते हो कि बंटी का रैंक और तरुण का रैंक सेकंड और फोर्थ नहीं हो सकता। ठीक है, बंटी एंड तरुण, उनका किसी भी कैटेगरी में रैंक सेकंड या फोर्थ नहीं हो सकता, क्योंकि जो रैंक आपने एक कैटेगरी में बंटी को देना है, सेम रैंक आपने दूसरी कैटेगरी में तरुण को देना है। तो आप यहाँ पे बंटी को सेकंड रैंक दे ही नहीं सकते वेट में, क्योंकि उस केस में आपको तरुण को सेकंड रैंक हाइट में देना पड़ेगा, पॉसिबल ही नहीं है। ऐसे आप बंटी को यहाँ हाइट में सेकंड रैंक नहीं दे सकते, क्योंकि यहाँ पे आपके पास तरुण को फोर्थ रैंक नहीं दे सकते, क्योंकि यहाँ पे आपके पास तरुण को फोर्थ रैंक देने के लिए नहीं है। सो बंटी और तरुण का रैंक सेकंड और फोर्थ नहीं हो सकता, ये तो यहाँ से क्लियर हो रहा है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट से ये चीज़ भी बन रही है। पॉइंट नंबर 5 कह रहा है सुनील इज टॉलर देन एटलीस्ट 2 पीपल। तो सुनील कम से कम 2 लोगों से टॉलर है। कम से कम 2 मतलब सुनील का रैंक कैन नॉट बी, हाइट वाइज देखें तो कैन नॉट बी फिफ्थ रैंक, सुनील का रैंक 5वां नहीं हो सकता, सुनील का रैंक 6वां नहीं हो सकता। तो सुनील का रैंक क्या होगा फिर? सुनील का रैंक अगर हाइट वाइज बात करें, यहाँ पे हाइट वाइज अगर बात करूँ तो सुनील का रैंक, क्योंकि वो कम से कम 2 लोगों से टॉलर है, उसका रैंक 5 और 6 नहीं हो सकता, तो उसका रैंक 4 हो सकता है, 3 हो सकता है। सो 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, बट अगेन 1 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता 1? सुनील का रैंक 1 इसलिए नहीं होगा बिकॉज हाइट वाइज अगर हम जाएं तो वरुण का रैंक सुनील से ज़्यादा है। ठीक है, हाइट वाइज वरुण का रैंक सुनील से ज़्यादा है, वरुण की हाइट सुनील से ज़्यादा है, तो फर्स्ट भी नहीं हो सकता। सेकंड में तो ऑलरेडी आपके पास अनिल बैठा हुआ है। तो हाइट वाइज बात करेंगे तो सुनील का रैंक विल बी इधर थर्ड और फोर्थ। चलिए आगे क्या दिया हुआ, तरुण इज शॉर्टर देन सुनील। हाइट वाइज सुनील जो है तरुण से बड़ा है, तो सुनील जो है तरुण से बड़ा है। हाइट वाइज सुनील तरुण से बड़ा है। तरुण इज शॉर्टर देन सुनील एंड बंटी इज हैवियर देन अनिल। बंटी जो है वो अनिल से हैवी है, बंटी अनिल से हैवी है। चलिए जी, अब मुझे फिर यही देखना है कि बंटी और तरुण जो हैं इनके रैंक मतलब सेम आएंगे। जो किसी कैटेगरी में या हाइट की कैटेगरी में जो रैंक बंटी का होगा, वेट वाला कैटेगरी में वही रैंक तरुण का होगा एंड वाइस वर्सा। ठीक है जी, तो इतनी कहानी, इतनी इन्फॉर्मेशन हमने पढ़ी समझी और यहाँ तक हम पहुँच गए हैं। अब यार हाइट वाइज अगर बात करें तो सुनील का जो रैंक है वो तरुण से ऊपर है। सुनील का रैंक तरुण से ऊपर है। ठीक है, तो तरुण का रैंक क्या हो सकता है हाइट वाइज ही बात करें मैं, है ना। हाइट वाइज सुनील का रैंक तरुण से ऊपर है, तो सुनील का खुद का रैंक या थर्ड होगा या फोर्थ होगा। अगर सुनील का थर्ड है
अच्छा, तरुण का फोर्थ तो हो नहीं सकता, वो पहले हम देख लिया, बंटी और तरुण का रैंक सेकंड फोर्थ नहीं हो सकता। तो सुनील का अगर थर्ड है तो तरुण का फोर्थ पॉसिबल नहीं है, तरुण का फिफ्थ होगा। और अगर सुनील का फोर्थ है तब भी तरुण का फिफ्थ होगा, सॉरी यहाँ फिफ्थ आएगा, ठीक है। अगर सुनील का थर्ड है तो तरुण का फोर्थ नहीं हो सकता, तरुण का फिफ्थ हो सकता है या तरुण का सिक्स्थ हो सकता है। सिमिलरली अगर सुनील का फोर्थ है यहाँ पे तब भी तरुण का फिफ्थ या सिक्स्थ हो सकता है। तो इसका मतलब तरुण का रैंक यहाँ पे फिफ्थ या सिक्स्थ होगा हाइट वाइज, अगर हाइट वाइज बात करें। लेट्स सी क्या इसका रैंक 6 हो सकता है। मान लीजिए कि तरुण का रैंक यहाँ पे 6 है, मान लीजिए तरुण का रैंक यहाँ पे 6 है, तो जो रैंक तरुण का एक कैटेगरी में है वही रैंक बंटी का दूसरी कैटेगरी में, तो बंटी का वेट में 6th रैंक होगा, ठीक है। बट इन द लास्ट पॉइंट इट इज गिवन कि बंटी जो है वो अनिल से हैवी है, तो बंटी का रैंक 6 नहीं हो सकता। इसका मतलब तरुण का भी 6th रैंक यहाँ पे नहीं हो पाएगा, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इस केस में बंटी का जो रैंक है वो 6 बन रहा है। बंटी आपको अनिल से हैवी रखना है, तो तरुण का रैंक 6 नहीं हो सकता और बंटी का भी कॉरस्पॉन्डिंग रैंक 6 नहीं हो सकता वेट में। तो हाइट वाइज तरुण का रैंक 5 होगा, सो दैट बंटी का रैंक भी 5 होगा। और बंटी क्योंकि अनिल से हैवी है तो अनिल का रैंक यहाँ आ जाएगा, अनिल का रैंक यहाँ पे 6th होगा। अब हाइट वाइज अगर देखो आप, हाइट वाइज यहाँ कौन आ सकता है, हु कुड बी द 6th पर्सन। ए नहीं आएगा, अगर मैं यहाँ पे सबके नाम लिख लूँ एक बार, ए, एस, बी, सी, टी और वी, तो देखो ए सेकंड रैंक पे हाइट वाइज, हाइट की बात कर रहे हैं तो ए नहीं आ सकता, एस का रैंक 3 या 4 होगा वो नहीं आ सकता, बी नहीं आ सकता क्योंकि अगर बी यहाँ आता है तो टी को यहाँ आना पड़ेगा, अगर आप बी को यहाँ रखोगे तो टी यहाँ आएगा, है ना, ये पॉसिबल नहीं है, तो बी भी नहीं आ सकता यहाँ पे, राइट। सेम टी भी नहीं आएगा क्योंकि अगर टी को रखा, टी तो वैसे यहाँ आ रहा हाइट वाइज, तो ये भी नहीं आ सकता। वी नहीं आ सकता क्योंकि वी की हाइट डेफिनेटली एस से तो ज़्यादा ही है, वी की हाइट एस से ज़्यादा है, तो वी भी नहीं आ सकता। सो ओनली पॉसिबिलिटी लेफ्ट इज कि यहाँ पे सी आएगा, यहाँ सी आएगा, ठीक है जी। अब देखो हमने तरुण और बंटी को कॉरस्पॉन्डिंग हाइट और वेट के हिसाब से लगा दिया, अब इनको लगाना है हमने उल्टा, मतलब हाइट वाइज बंटी की पोजीशन और वेट वाइज तरुण का रैंक सेम होगा। तो दो ही पॉसिबिलिटीज है, या तो बंटी का थर्ड रैंक है तो कॉरस्पॉन्डिंग तरुण का थर्ड रैंक वेट में है, या बंटी का यहाँ हाइट में फर्स्ट रैंक है, तरुण का वेट वाइज फर्स्ट रैंक है, दो ही पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो दोनों हमें देखनी पड़ेंगी। अब तो पहले ये वाले केस देख लेते हैं हम। यहाँ पे फिर से मैं कलर चेंज करूँगा क्योंकि अगर ये गलत हुआ तो मुझे पता होना चाहिए कि कौन से मैंने बॉक्सेस रेज करने हैं, ठीक है। अब क्योंकि बंटी का एक कैटेगरी में जो रैंक है वही तरुण का दूसरी कैटेगरी में रैंक है, ठीक है, तो सिर्फ यही पॉसिबिलिटी बनती है बंटी और तरुण की, ये वाली या फिर यहाँ पे, ठीक है जी। तो मान लीजिए आपने बंटी को यहाँ पे थर्ड रैंक दे दिया हाइट में, सो दैट तरुण का यहाँ पे हाइट में थर्ड रैंक हो गया, विच मीन्स के सुनील का रैंक क्योंकि हाइट में थर्ड या फोर्थ हो सकता था तो सुनील का फोर्थ ही बनेगा। और वरुण का रैंक क्योंकि फर्स्ट अपना वरुण का रैंक सिर्फ यही बचता है हमारे पास, उसका रैंक सुनील से ज़्यादा होना चाहिए, वो बन भी रहा है, उसका सी से भी ज़्यादा है, बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। अब अगर मैं वेट वाइज देखूं तो वेट वाइज मेरे पास अब 4 लोग लग चुके हैं, 2 लोग बचे हैं, वही 2 लोग हैं, कौन है, एक वरुण है और एक सुनील है, जो यहाँ पे वेट वाइज मुझे लगाना है। ये कह रहा है नो पर्सन गॉट द सेम रैंक इन बोथ कैटेगरीज, सेम रैंक दोनों कैटेगरीज में किसी का भी नहीं आया। तो अगर वरुण आप यहाँ लगाते हो, हाइट वाइज उसका अगर रैंक 1 है तो वेट वाइज उसका रैंक 1 नहीं हो सकता, वेट वाइज उसका रैंक फिर सेकंड जाना चाहिए। अब अगर वेट में चेक करोगे तो सिर्फ एस ही लगाना बच गया, तो एस की पोजीशन यहाँ आ जाएगी। अब एस यहाँ आ गया तो प्रॉब्लम क्या होगी कि वेट वाइज एस का वेट वी से ज़्यादा हो गया, जबकि उल्टा दिया हुआ है वी का वेट एस से ज़्यादा है, विच मीन्स ये जो हमने बनाया है ये गलत है। बी एंड टी कैन नॉट बी इन द थर्ड पोजीशन, ये यहाँ पे थर्ड पे नहीं हो सकते, ठीक है, तो ये नहीं बन सकता यहाँ पे, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो इसको अरेज करेंगे, तो इसका मतलब ये हो गया कि बी और टी आपके पास फर्स्ट और सेकंड पे आएंगे, फर्स्ट पे आएंगे, सॉरी, बी यहाँ पे या टी यहाँ पे आएगा। अगेन वी का वेट, वी की हाइट एस से ज़्यादा है तो वी यहाँ आएगा, एस यहाँ आएगा, ठीक है।
अगेन यहाँ पे आपको वी और एस ही अरेंज करने हैं। वी का रैंक सेम नहीं हो सकता, थर्ड नहीं हो सकता, तो वी का सेकंड जाएगा, एस का यहाँ जाएगा, सो दैट वेट वाइज भी वी जो है एस से ऊपर आ गया, राइट जी। तो ये मेरा कंप्लीट अरेंजमेंट बन गया। इसके बेसिस पे अब मैं चारों क्वेश्चंस को आंसर यहाँ पे कर सकता हूँ। अगेन यहाँ पे हमने लोगों को रैंक वाइज अरेंज किया है, हाइट में उनका रैंक जो चल रहा है और वेट वाइज जो उनका रैंक चल रहा है। तो हु गॉट अ थर्ड रैंक इन वेट, वेट में थर्ड रैंक जो जा रहा है वो एस को जा रहा है, सुनील को जा रहा है। व्हाट इज द रैंक ऑफ चंटी इन वेट, चंटी का वेट में कितना रैंक है, वेट में चंटी का रैंक 4 चल रहा है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। व्हाट इज द रैंक ऑफ बंटी इन हाइट, हाइट वाइज बंटी का रैंक 1 चल रहा है, ठीक है, ऑप्शन डी आ जाएगा। एंड व्हाट इज द सम ऑफ रैंक्स ऑफ वरुण, वरुण के रैंक्स का सम कितना है, वरुण का हाइट में रैंक 3 चल रहा है और वेट में उसका रैंक 2 चल रहा है, तो सम करेंगे तो 3 + 2 उसका 5 बन जाएगा, ठीक है। वरुण का पूछा हुआ है 3 + 2, सम ऑफ रैंक्स पूछा है, 3 + 2 5 हो जाएगा, राइट जी। सो आई होप ये सेट सबको समझ आया होगा। इनफैक्ट जो तीनों सेट्स हमने इस सेशन में डिस्कस किए हैं वो आपको क्लियर होंगे, राइट। और जैसे मैं हर सेशन में बोलता हूँ कि ये हमारी बेसिक लॉजिकल रीजनिंग की प्लेलिस्ट चल रही है। लॉजिकल रीजनिंग के जो बेसिक सेट्स हैं हम या बेसिक कोर्स हम की बात करूं तो ये बेसिक कोर्स चल रहा है हमारा, ठीक है। और इस कोर्स के जो बाकी के जो सेशंस थे जिसमें लीनियर अरेंजमेंट, सर्कुलर अरेंजमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह जो भी था, उन सब वो जो प्लेलिस्ट है उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे अपना डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। और अगर किसी को लगता है कि ये सेट उसके लिए ईजी है, उसको एक्चुअल कैट लेवल सेट चाहिए, तो उसका भी आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसके अंदर एडवांस लेवल के जो सेट्स हैं, जो कैट लेवल के सेट्स हैं, वो आपको मिल जाएंगे। अराउंड 400+ उसमें सेट्स आपको मिलेंगे। इसके साथ साथ हमने एक व्हाट्सएप का भी एक लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो अगर आप कैट को सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हो। उसमें हम रेगुलरली अपडेट्स देते रहते हैं, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहते हैं, तो अगर आप चाहो तो उस ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है जी। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, थैंक यू।